हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं वासु शर्मा स्टडी कोप यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, अपनी आज रहेगी क्विज संख्या 20। अपन जो है क्विज लेकर स्टार्टिंग से चल रहे हैं। अभी 19 क्विज अपन कर चुके हैं, जिसमें ढेर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप सीख चुके हैं। आज अपनी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्विज संख्या रहेगी 20 नंबर की। ठीक है, तो चलिए आज की क्विज को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अपन 19 क्विज कर चुके हैं, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस विथ डिटेल्स अपन कर चुके हैं। ठीक है, जो एग्जाम बेस में काफ़ी बार मतलब पूछे गए क्वेश्चंस हैं और एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए आज की क्विज को अपन स्टार्ट करते हैं। आज की क्विज तो चलिए आज की क्विज स्टार्ट करते हैं। आज की क्विज का पहला सवाल आपके समक्ष ये रहा। पहला सवाल है, खंभों का अजायब घर किसे कहते हैं? तो खंभों का अजायब घर किसे कहते हैं? तो देखिए आपके समक्ष 4 ऑप्शन है। एक है मुसी महारानी की छतरी, दूसरा ऑप्शन आपके समक्ष रहेगा न्याय की छतरी, तीसरा ऑप्शन आपके समक्ष है रणकपुर का आदिनाथ मंदिर, और चौथा ऑप्शन आपके समक्ष है गेपरनाथ महादेव मंदिर। तो इनमें से सही ऑप्शन का चुनाव करना है कि खंभों का अजायब घर आखिर कहते कहते हैं। तो मुसी महारानी की छतरी को कहते हैं, या न्याय की छतरी को, या रणकपुर का आदिनाथ मंदिर, या फिर गेपरनाथ महादेव मंदिर को? तो देखिए किसे कहते हैं। मूसी महारानी की छतरी जो है, मूसी महारानी की छतरी आप पढ़ चुके हैं। ये 80 खंभों की छतरी है और कहाँ है? ये है सरिस्का अलवर में। सरिस्का अलवर में है। तो अलवर जिले में सरिस्का जो अभ्यारण्य है उसी के अंदर मूसी महारानी की छतरी बनी हुई है। 80 खंभों की छतरी है ये। ठीक, न्याय की छतरी के बारे में बात कर लेते हैं। तो न्याय की छतरी जो है वो कहाँ है? न्याय की छतरी रणथंभौर में है। कहाँ है? रणथंभौर में है। अच्छा, न्याय की छतरी कितने खंभों की है? तो भाई साहब ये है कितने खंभों की? 32 खंभों की छतरी है। अच्छा, बनवाई किसने थी? तो ये बनवाई थी हमीर देव के द्वारा। ये वही हमीर है जिसके बारे में कहा जाता है हमीर रट तिरिया तेल चढ़े न दूजी बार। ठीक है, इन्हीं हमीर देव की रानी थी कौन? रंग देवी। कौन? रंग देवी। और इन्हीं रंग देवी ने जोहर किया था किसमें कूदकर? पदमला तालाब में। पदमला तालाब में कूदकर। तो इसी जौहर को क्या कहा जाता है? राजस्थान का पहला जल जौहर इसे कहा जाता है। पहला जल जौहर। तो पूछ लिया जाए कि पहला जल जौहर कौन सा था? तो पहला जल जौहर कौन सा था? रणथंभौर का था। हमीरदेव की रानी रंगदेवी ने पदमला तालाब में कूदकर किया था। ठीक है, यहीं पे इसी जौहर को, जो हमीरदेव के समय रानी रंगदेवी ने किया, इसी जौहर को क्या कहते हैं? राजस्थान का प्रथम साका या प्रथम जौहर कहते हैं। ठीक है, तो राजस्थान का प्रथम जौहर कब हुआ? 1301 में हुआ। अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ आक्रमण किया था। इसी अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण से पूर्व इनके जो अलाउद्दीन खिलजी का जो पूर्व शासक था वो कौन था? वो था जलालुद्दीन खिलजी। इसी जलालुद्दीन खिलजी ने इसी रणथंभौर दुर्ग के बारे में क्या कहा था? जीत नहीं पाया तो आखिर में विल्ली के मतलब वो कौन थी? वो लोमड़ी थी ना, लोमड़ी के लिए अंगूर खट्टे थे। उसी प्रकार से इसने कहा था कि रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा था कि ऐसे 10 दुर्गों को तो मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता, है ना। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जलालुद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग के बारे में कहा था कि ऐसे 10 दुर्गों को तो मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता, ये कहकर लौट गया था। यहाँ आपको और बता दूं कि इसी रणथंभौर दुर्ग की कुंजी, रणथंभौर दुर्ग की कुंजी किसे कहते हैं? झाइन के दुर्ग को कहते हैं। किसको? झाइन के दुर्ग को कहते हैं। तो ये है रणथंभौर के बारे में। और ये जो 32 खंभों की छतरी जिसे हमीरदेव ने बनवाया था रणथंभौर में है। और ये किसकी छतरी है? ये हमीर के पिता जेत्र सिंह की छतरी है। भाई किसकी छतरी है? हमीर के पिता जेत्र सिंह की ये छतरी है। ठीक है, तो ये हो गई भाई किसकी छतरी के बारे में बात हो गई? न्याय की छतरी के बारे में बात हो गई है। इसी को हमीरदेव के पिता की जो छतरी है जेत्र सिंह की छतरी 32 खंभों की, इसी छतरी को क्या कहते हैं? न्याय की छतरी कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए अगले ऑप्शन पे चलते हैं।
अगला ऑप्शन है रणकपुर का आदिनाथ मंदिर। तो रणकपुर का आदिनाथ मंदिर जो है ये कहाँ है, ये पाली में है। ठीक है, तो यहाँ खंबे कितने हैं भाई इस मंदिर में? इस मंदिर में भाई साहब खंबे हैं 1444, है ना। तो 1444 इसमें खंबे हैं, इसीलिए इसको क्या कह दिया गया, खंबों का अजायब घर कह दिया गया, खंबों का अजायब घर कह दिया गया। ठीक है, यदि भारतीय मूर्तिकला का अजायब घर या विश्व कोश के बारे में बात करें किसे कहा गया है, तो वो किसे कहा गया है, विजय स्तंभ जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है उसे कहा गया है। तो ये याद रखिएगा, रणकपुर का आदिनाथ जैन मंदिर जो है ये 1444 खंबे हैं इसमें, इसीलिए इसको खंबों का अजायब घर कहते हैं। आदिनाथ कौन थे? आदिनाथ प्रथम जैन तीर्थंकर थे, प्रथम जैन तीर्थंकर थे। तो ये भाई जो रणकपुर का आदिनाथ मंदिर है ये जैन मंदिर है। ठीक है, चलिए, तो इसका सही जवाब होगा सी। गेपरनाथ महादेव मंदिर के बारे में बात कर ले तो गेपरनाथ महादेव मंदिर कहाँ है? गेपरनाथ महादेव मंदिर कोटा में है, याद कर लेना, एग्जाम में पूछा गया है कि गेपरनाथ महादेव मंदिर कहाँ है। गेपरनाथ महादेव मंदिर तो देख लिया। गेप सागर झील कहाँ है? गेप सागर झील, तो गेप सागर झील है भाइयों कहाँ? ये है डूंगरपुर में। कहाँ है? डूंगरपुर में है गेप सागर झील। ठीक है, तो गेपरनाथ महादेव मंदिर कोटा, गेप सागर झील कहाँ है? ये है डूंगरपुर में। तो चलिए, उम्मीद है आपको ये डिटेल्स और ये क्वेश्चन है बहुत अच्छे से समझ आया है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, किस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसके निर्माण में पानी के स्थान पर घी का इस्तेमाल किया गया था? तो कौन सा मंदिर है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि इसके निर्माण में पानी के स्थान पर घी का इस्तेमाल किया गया था? वाह क्या बात है। नींव में अक्सर अपन देखते हैं, अक्सर क्या होता है पानी का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इस मंदिर के निर्माण में घी का प्रयोग किया गया था। 4 ऑप्शन हैं, इनमें से एक सही जवाब है। करणी माता मंदिर, भांडासर जैन मंदिर, सातबीस देवरी या फिर श्रृंगार चौरी। तो देखिए, यहाँ बात करते हैं सातबीस देवरी के बारे में। सातबीस देवरी क्या है भाई? सातबीस देवरी इसके बारे में बता दूं। देखिए, सातबीस देवरी है ये क्या है? ये जैन मंदिर है। क्या है? जैन मंदिर है सातबीस देवरी। तो याद रखना, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये कहाँ है? ये भैया ये है चित्तौड़गढ़ में। कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में है सातबीस देवरी। क्या है ये? जैन मंदिर है। अच्छा, श्रृंगार चौरी के बारे में बात करें, श्रृंगार चौरी भी कहाँ है? ये भी भैया चित्तौड़गढ़ में है श्रृंगार चौरी। क्या है ये? ये भी एक जैन मंदिर है, शांतिनाथ जैन मंदिर कहा जाता है इसको, शांतिनाथ जैन मंदिर। श्रृंगार चौरी शांतिनाथ जैन मंदिर है भाई। ठीक है, सातबीस देवरी भी जैन मंदिर है। दोनों कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में है। अच्छा, करणी माता मंदिर, करणी माता मंदिर के बारे में तो आप जानते ही हैं, देशनोक बीकानेर में है। कहाँ है? देशनोक बीकानेर में अवस्थित है। ठीक है, यहाँ सावन भादो, सावन भादो कड़ाई, सावन भादो कड़ाई है। ठीक है, देखिए बचा कौन सा? बचा भांडासर जैन मंदिर। तो यही इसका उत्तर होगा। भांडासर जैन मंदिर ऐसा मंदिर है जिसके निर्माण में कहा जाता है कि पानी के स्थान पर घी का प्रयोग किया गया था। भांडासर जैन मंदिर है कहाँ भाई? ये है बीकानेर में। कहाँ है? बीकानेर में है। तो रिवाइज कर लीजिए, श्रृंगार चौरी जो एक शांतिनाथ जैन मंदिर है, मतलब शांतिनाथ नाम से ये जैन मंदिर है। श्रृंगार चौरी कहाँ है? चित्तौड़गढ़। और सातबीस देवरी जो है ये कहाँ है? ये भी एक जैन मंदिर है जो चित्तौड़ में है। भांडासर जैन मंदिर बीकानेर में है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसके निर्माण में पानी के स्थान पर घी का इस्तेमाल किया गया था। करणी माता का मंदिर देशनोक बीकानेर में है। और आपको पता ही है कि करणी माता का बचपन का नाम रिदुबाई या रिधिबाई था। देवियों का चैप्टर अपन बड़े आसानी से, बड़े सरलतम रूप से पढ़ चुके हैं। और यहाँ सावन भादो कड़ाइयाँ हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है,
राजस्थान का मंगल पांडे किसे कहते हैं? राजस्थान का मंगल पांडे किसे कहते हैं? हु इज द मंगल पांडे ऑफ राजस्थान? चार ऑप्शन आपके समक्ष। भगत सिंह को कहते हैं, मेहराब खान को कहते हैं, या तात्या टोपी को कहते हैं, या अमरचंद बांठिया को कहते हैं। तो आखिर राजस्थान का मंगल पांडे कहा किसे जाता है? देखिए, चलते हैं डिटेल्स पर। तो देखो, डिटेल्स पे चलते हैं। पहले बात कर लेते हैं मेहराब खान की, है ना। तो मेहराब खान आपको याद हो तो जय दयाल, जय दयाल प्लस ये मेहराब खान, इन दोनों ने क्रांति का नेतृत्व किया था। भाई कहाँ किया था? कोटा में किया था। कहाँ किया था? कोटा में किया था। ठीक है। मैं जद आवे, मैं जद, मैं जय आवे, मैं जद आवे, देखो जयोरियो और दयोरियो, है ना। जय दयाल, इन अपन जेडी भी तो बोल सका, है ना। तो जेडी को मतलब कहीं होगा जद, और ई यानी मिटा ध्यान से क्या हो जाए जद, है ना। मैं जद आवे जापा के पेरा रेन कोट पेरा, है ना। तो कोटा में क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? मेहराब खान ने और जय दयाल ने। क्यों? क्योंकि कोटा में बरसात आई थी। ठीक है। तात्या टोपे के बारे में बात करें तो देखो, पहले बात करते हैं अपन भगत सिंह की। ठीक है। तो देखो, भगत सिंह याद है आपको? भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इनकी फांसी की डेट क्या रही थी भाई? इनकी फांसी की डेट रही थी, याद हो तो 23 मार्च 1931। और इस दिन अपन शहीद दिवस मनाते हैं, क्योंकि यहाँ जो है इन तीनों को एक साथ फांसी दे दी गई थी। ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी कब दी गई? तो 23 मार्च 1931 को दी गई। ठीक। तात्या टोपे कौन थे? तात्या टोपे जो मतलब इनका नाम, मूल नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग था। ये सवाल काफ़ी बार पूछा गया है तो कि तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो मूल नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। राजस्थान का मंगल पांडे कौन था? राजस्थान का मंगल पांडे था अमरचंद बांठिया। कौन? अमरचंद बांठिया। मतलब कि मंगल पांडे भारत में क्रांति में शहीद होने वाला पहला व्यक्ति था। उसी प्रकार राजस्थान में पहला शहीद कौन था? अमरचंद बांठिया था। ठीक है। इसीलिए इनको राजस्थान का मंगल पांडे कहा जाता है। चलिए, मंगल पांडे हैं, इनके बारे में बात कर लें। मंगल पांडे का जो क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? तो फ्रेंड्स, ये दी गई थी कब? 8 अप्रैल। कब दी गई? 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई थी। याद करने के लिए बहुत ही आसान, क्योंकि अभी अप्रैल का महीना ही चल रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, क्रांति के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियाँ थी? क्रांति जब हुई थी यहाँ राजस्थान में, तो उस समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियाँ थी? ऑप्शन है 4, बी 6, सी 7, डी 5। तो ये पूछा गया कि राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियाँ थी। तो उस समय दोस्तों सैनिक छावनियाँ कितनी थी? 6 सैनिक छावनियाँ थी। अब जानते हैं 6 सैनिक छावनियाँ कौन कौन सी थी। तो देखिए, 6 सैनिक छावनियों में एक तो थी नसीराबाद। कौन सी थी? नसीराबाद। अच्छा, नसीराबाद कहाँ है? नसीराबाद है अजमेर। कहाँ है? अजमेर में। ठीक। तो ये अजमेर में है। दूसरी थी नीमच। कौन सी थी? नीमच। ये कहाँ है भाई? ये थी एमपी में। ठीक है। तीसरी सैनिक छावनी ये देवली। देवली। और देवली कहाँ थी? ये थी टोंक में। ठीक। इसके बाद एरिनपुरा। एरिनपुरा। एरिनपुरा कहाँ थी? ये थी पाली में। कहाँ थी? पाली। ये एरिनपुरा पाली। फिर ब्यावर। ब्यावर सैनिक छावनी। ब्यावर सैनिक छावनी भी कहाँ? अजमेर में। ठीक है। एक बच गई, ये थी खेरवाड़ा। खेरवाड़ा। और ये कहाँ थी? ये थी उदयपुर में। कहाँ? उदयपुर में थी। तो फ्रेंड्स, ये है 6 सैनिक छावनियाँ जो क्रांति के समय थी, है ना। तो सवाल पूछ लिया जाए कि
राजस्थान में क्रांति के समय कितनी सैनिक छावनियां थी? तो आप क्या कहेंगे? 6 सैनिक छावनियां थी। कौन कौन सी, नाम भी याद रखना, पूछ लिया जाता है। नसीराबाद अजमेर, नीमच मध्य प्रदेश, देवली टोंक, एरनपुरा पाली, ब्यावर सैनिक छावनी अजमेर, खेरवाड़ा सैनिक छावनी उदयपुर। तो ये 6 सैनिक छावनियां थी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, संसार की सबसे बड़ी व सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित घड़ी, संसार की सबसे बड़ी व सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित घड़ी कहाँ है? तो ये जो आपके समक्ष 4 ऑप्शन है, कौन कौन से? जंतर मंतर जयपुर, धर्म स्तूप चूरू, ये धौलपुर है भाई, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो संसार की सबसे बड़ी व सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित घड़ी कहाँ है, यह पूछा गया है ना। तो 4 ऑप्शन, जंतर मंतर, धर्म स्तूप चूरू, धौलपुर या कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब के बारे में आपको बता दें कि देखिए, धर्म स्तूप के बारे में बात करें तो धर्म स्तूप है चूरू में। कहाँ है? चूरू में। और इसे क्या कहा जाता है? दूसरा नाम क्या है इसका? लाल घंटाघर कहते हैं इसको। क्या कहा जाता है? लाल घंटाघर इसे कहा जाता है। ठीक है, तो धर्म स्तूप कहाँ है? चूरू में है भाई धर्म स्तूप। चलिए बात करते हैं जंतर मंतर की। तो जंतर मंतर के बारे में बात करें तो यहाँ याद रखिए, गलत नहीं करना क्वेश्चन। क्यों नहीं करना? क्योंकि क्वेश्चन पे ध्यान देना है। संसार की सबसे बड़ी व सर्वाधिक ऊंचाई पर पूछा है। कई मेरे भाइयों ने जंतर मंतर कर दिया होगा। जंतर मंतर में दुनिया की सबसे बड़ी सूर्य घड़ी, मतलब सौर घड़ी, सौर घड़ी है। दुनिया की सबसे बड़ी सूर्य घड़ी सौर घड़ी है। ठीक है, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी व सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित घड़ी ये कहाँ है? ये धौलपुर में है। जंतर मंतर के बारे में बात कर लें, जय सिंह ने कितनी वेधशालाओं का निर्माण करवाया? 6 वेधशालाओं का निर्माण करवाया। 6 वेधशालाओं में कौन कौन सी थी? तो मैंने ट्रिक बताई थी, जद मैं उबो हो जाऊं, जद मैं उबो हो जाऊं, ये ट्रिक बताई थी, है ना। कई मेरे भाई लोग क्या करते हैं, जब ऑप्शन इस सवाल के सही जो समक्ष आते हैं कि निम्न में से कौन सा विकल्प वो है जिसमें जय सिंह ने वो जो मतलब अपनी वेधशालाएं निर्माण करवाई, इनमें से सही ग्रुप कौन सा है? तो उसमें ऊ का मतलब उदयपुर कर देते हैं। जबकि राजस्थान में एक ही वेधशाला थी और उसका क्या नाम था? जंतर मंतर जयपुर वाली, आप जानते हो। राजस्थान में एक के अलावा, जयपुर के अलावा कोई वेधशाला बनवाई ही नहीं थी। अच्छा, ये सवाल पूछा गया कि जंतर मंतर है क्या? तो जंतर मंतर क्या है? जंतर मंतर एक वेधशाला है। ठीक है, ऐसी 6 वेधशालाओं का निर्माण जय सिंह ने करवाया था। कहाँ कहाँ करवाया था वो देखिए, ट्रिक मैंने बताई है, जद मैं उबो हो जाऊं, है ना। मतलब वो एक डायलॉग भी तो है फिल्म का कि जहाँ हम खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से स्टार्ट हो जाती है। उसी प्रकार है ना, उसका मारवाड़ी में कन्वर्सेशन है ना, मतलब ट्रांसलेशन है। क्या है? जद मैं उबो हो जाऊं। तो जय को मतलब जयपुर, दय को मतलब दिल्ली, मैं को मतलब मथुरा, उ को मतलब उज्जैन और बै को मतलब बनारस। ठीक है, तो ये क्या है? ये 5 वेधशालाएं हैं जो किसने बनवाई थी। और ये मैंने क्या बोल दिया, मैंने 6 कर दिया क्या? 5 ही है भाई, 5 ही है। ये मेरे दिमाग में फिट हो गया, पता नहीं कैसे, है ना। तो माफ़ी चाहेंगे, ये 6 नहीं भाई 5 है। कितनी है? 5 वेधशालाएं हैं, जयपुर, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन और बनारस। 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। तो ये भी याद रख लीजिएगा, अभी पूछ लिया जाता है कि कितनी वेधशालाओं का निर्माण करवाया, तो कितनी का करवाया? 5 का करवाया था। ठीक है, तो जंतर मंतर के बारे में आप जान चुके हैं। ठीक, अब यहाँ देखिए, धर्मस्तूप के बारे में जान चुके हैं, लाल घंटाघर कहते हैं इसे, धौलपुर, है ना। ये संसार की सबसे बड़ी व सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित घड़ी धौलपुर में, इसके बारे में बात कर लेते हैं। धौलपुर में देखिए शाही घंटाघर है, धौलपुर में शाही घंटाघर है। अच्छा, ये क्या चीज़ है भाई? ये 150 फीट ऊंचा है। कितने फीट? 150 फीट ऊंचा है। कितने मंजिला है? 7 मंजिला है भाई। अच्छा, एक सबसे इम्पोर्टेंट टावर, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, टावर क्या क्वेश्चन है ना। देखिए, ये पूछा गया है कि निहाल टावर कहाँ है? क्या? निहाल टावर कहाँ है? तो दोस्तों, ये जो धौलपुर का शाही घंटाघर है ना, जो 150 फुट ऊंचा है, 150 फीट ऊंचा है, 7 मंजिला है ये, है ना।
तो इसी को क्या कहते हैं, निहाल टावर कहते हैं, जिस पर संसार की सबसे बड़ी व सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित घड़ी लगी है। अच्छा सर, सबसे बड़ी घड़ी है, कितनी बड़ी है भाई, कितनी बड़ी है, देखिए बताते हैं, अनुमान लगा लेना। घंटाघर पर जो मतलब आप हर सिटी में देखते हैं अक्सर घंटाघर मिल ही जाता है, जैसे सिक्कर में है ना, ठीक है। तो देखिए वहाँ ऊपर जो घड़ी लगी हुई होती है ना, अब देखो ये धौलपुर के शाही घंटाघर निहाल टावर पर जो घड़ी लगी है ना, वो कितनी बड़ी हो सकती है, उसका पेंडुलम जो है कितना भारी हो सकता है, उसकी सुइयाँ कितनी भारी हो सकती है, अंदाज़ा लगा लेना, अनुमान लगा लेना कि जब वो घंटा बजता था ना, प्रत्येक घंटे पर बजता है ना, तो वो उस घंटे की आवाज़ इतनी तेज होती थी कि 9 किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकती थी। मतलब यहाँ यदि वो घंटा बोले तो 9 किलोमीटर दूर इसकी आवाज़ सुनी जा सकती थी। बोलो कितनी बड़ी घड़ी है ना। और इसी के लिए ये 7 मंजिला ऊंचा है जो शाही घंटाघर बनाया गया था, जिसे निहाल टावर कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, राजस्थान में थार के मरुस्थल का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं। तो राजस्थान में थार के मरुस्थल का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं। तो राजस्थान में थार के मरुस्थल का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं। गंगानगर, नागौर, जोधपुर या फिर जैसलमेर। तो दोस्तों यहाँ जो थार के मरुस्थल का प्रवेश द्वार है किसे कहते हैं, ये कहते हैं जोधपुर को। किसे कहते हैं, जोधपुर को। गंगानगर के बारे में बात करें तो गंगानगर को कहा जाता है राजस्थान का अन्नागार। क्या कहते हैं, राजस्थान का, ये न है भाई, है ना, अन्नागार, या फिर कह दो अनाज का कटोरा। राजस्थान में अनाज का कटोरा, ठीक है। जैसलमेर को क्या कहते हैं, जैसलमेर को कहा जाता है भाई स्वर्ण नगरी। क्या कहते हैं, स्वर्ण नगरी, मतलब गोल्डन सिटी, स्वर्ण नगरी कह दो। हवेलियों का, हवेलियों का शहर कह दो, या पीले पत्थर, किसका, पीले पत्थर का शहर कह दो, ठीक है। तो स्वर्ण नगरी कह दो, हवेलियों या पीले पत्थरों का शहर कह दो जैसलमेर को। जोधपुर को क्या कहोगे, जोधपुर को देखो, जैसलमेर को कहोगे गोल्डन सिटी, ठीक है। और इसको जोधपुर को क्या कहोगे, इसे कहोगे ब्लू सिटी। क्या कहोगे, ब्लू सिटी, मतलब ब्लू सिटी कह दो या नीला शहर कह दो, ठीक है। और कृषि उत्पाद जो औद्योगिक मतलब संयंत्र होते हैं ना, इनका सबसे बड़ा औजार, कृषि औजारों का निर्माता कौन है, नागौर को कहा जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा एक धानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है। तो निम्न में से कौन सा एक धानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये धानवन शब्द समझ आ जाए तो मज़ा आ जाए, है ना। ये गागरोन है भाई, गलत टाइप हो गया, क्या है, गागरोन है, ठीक है। तो देखिए बात करते हैं धानवन, धानवन दुर्ग है, ये कौन सा दुर्ग है। तो चलिए देखो, ये इसका सही जवाब तो होगा कौन सा, उसको गागरोन पढ़ना भाई, है ना, गागरोन झालावाड़। देखिए सही जवाब होगा जैसलमेर, क्या होगा, जैसलमेर, ठीक। गागरोन दुर्ग की बात करें तो गागरोन दुर्ग कहाँ है, गागरोन दुर्ग है झालावाड़ में, कहाँ है, झालावाड़ में। अच्छा, इस झालावाड़ वाले गागरोन दुर्ग को क्या कहते हैं, इसको भाई कहते हैं ओदुक, ओदुक कह दो या ओदक कह दो, ओदुक या जलदुर्ग कहते हैं। मतलब इसके चारों ओर अथाह जलराशि भरी हुई है, तो इसे ओदुक या जलदुर्ग कहते हैं। मतलब ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर पानी पानी हो, उसको क्या कहेंगे, ओदुक या जलदुर्ग कहते हैं। अच्छा भाई, गड़बड़ ये हो जाती है कि सर याद ये तो रह जाता है कि जलदुर्ग का मतलब ये होता है कि जिसके चारों ओर जल हो, लेकिन ओदुक में कैसे याद करें कि ओदुक और जलदुर्ग का मतलब एक ही होता है। दू को डिलीट कर दो, दू को डिलीट कर दो, पढ़ो देखे क्या पढ़ सकते हो, ओके। तो जलने थे कम लेर पियो, आजकल को पियो पहली पीता, है ना। जलने ओक मांडर पिवा ना आप, तो ओके, है ना। तो ओदक को मतलब हुआ है, ओदुक को मतलब हुआ है जलदुर्ग, ठीक है। जैसलमेर के बारे में बात करें तो ये है धानवन दुर्ग। धानवन दुर्ग का मतलब जिसके चारों ओर किसका प्रसार हो,
मरुभूमि का, मतलब रेत का, मरुस्थल का विस्तार हो। मेहरानगढ़ ये गिरी दुर्ग है। गिरी दुर्ग का मतलब क्या होता है? गिरी किसका पर्याय है? गिरी है पर्वत या पहाड़ का, तो ये पहाड़ी दुर्ग है। ठीक है, तो इसके बारे में चलो बहुत बढ़िया, अपन ने बहुत अच्छे से सीख लिया है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, राजस्थान का कौन सा दुर्ग यूनेस्को की हेरिटेज साइट में शामिल नहीं है? तो राजस्थान का कौन सा दुर्ग यूनेस्को की हेरिटेज साइट में शामिल नहीं है? मेहरानगढ़, आमेर, जैसलमेर या फिर कुंभलगढ़। इन चार ऑप्शन में से एक सही जवाब है कि राजस्थान के अब तक 6 दुर्ग है यूनेस्को की हेरिटेज साइट में शामिल है। तो आपको ये पूछा है कि इनमें से कौन सा दुर्ग हेरिटेज सूची में शामिल नहीं है। ठीक है, तो देखिए इसका जो सही जवाब होगा वो कौन सा होगा? चलो ट्राई करते हैं। इसका सही जवाब के लिए यहाँ आपको बताऊं, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग शामिल है भाई। अच्छा, चित्तौड़ ऑप्शन में है क्या? नहीं है, कोई बात नहीं है। कुंभलगढ़ है, दूसरा दुर्ग कौन सा है? कुंभलगढ़ शामिल है। अच्छा, कुंभलगढ़ है क्या ऑप्शन में? तो कुंभलगढ़ को गलत कर दो। ठीक है, तीसरा दुर्ग मिलेगा गागरोन। कौन सा? गागरोन दुर्ग भी हेरिटेज सूची में शामिल है। अच्छा, गागरोन है क्या? नहीं है। जैसलमेर, जैसलमेर भी क्या है? सूची में शामिल है भाई। जैसलमेर है क्या? तो ये भी उत्तर नहीं होगा। ठीक, अब इसके बाद अगला दुर्ग है रणथंबोर। कौन सा? रणथंबोर। रणथंबोर है क्या? नहीं है, कोई बात नहीं। फिर होगा आमेर। तो आमेर है क्या? है। तो आमेर भी उत्तर नहीं होगा। तो उत्तर कौन सा हो जाएगा? मेहरानगढ़। भाई मेहरानगढ़ जो है ये शामिल नहीं है यूनेस्को की हेरिटेज सूची में। अच्छा, इसको याद करने का एक तरीका है और वो क्या है? कू गा, ये गा ले लो, चीकू गागरोन है ना, गगरोन मैंने उल्टा लिख दिया। गा चीकू गा जे रे आम। क्या है? चीकू गाजर आम। तो ये जो दुर्ग है, 6 दुर्ग, ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल है। ठीक है, और शहरों की बात करें तो शहर 2 है, एक तो अहमदाबाद है और एक जयपुर है। जयपुर को पिछले वर्ष शामिल किया गया था 2019 में। बाकू अजरबैजान में यूनेस्को की वो हुई थी, मतलब सम्मेलन हुआ, तो उस समय उसको शामिल किया गया था। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, बिजोलिया किसान आंदोलन में किस जाति के किसानों की संख्या सर्वाधिक थी? तो बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ था, आपको पता है। बिजोलिया कहाँ है? बिजोलिया है भीलवाड़ा में। कहाँ है? भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा को क्या कहते हैं? भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी कहा जाता है। भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी कहते हैं। टेक्सटाइल सिटी कहते हैं। टेक्सटाइल सिटी कह दो, वस्त्र नगरी कह दो, मैनचेस्टर कह दो। मैनचेस्टर, राजस्थान का मैनचेस्टर। ठीक है, तो भीलवाड़ा वस्त्र नगरी, टेक्सटाइल सिटी, मैनचेस्टर। अच्छा, भीलवाड़ा यहीं तो है। बिजोलिया किसान आंदोलन यहीं तो हुआ था। तो बिजोलिया किसान आंदोलन में किस जाति के किसानों की सर्वाधिक संख्या थी? मनसा, धोलिया, मेय या धाकड़? तो यहाँ कौन सी जाति की संख्या सर्वाधिक थी भाई? ये थी धाकड़ जाति की। कौन सी जाति? धाकड़ जाति। अच्छा, बिजोलिया किसान आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? ये हुआ था 1897 से लेकर कब तक हुआ था? 1941 तक। ठीक है, तो कितने साल हो गया भाई? 44 वर्ष तक चलने वाला ये आंदोलन हो गया। अच्छा, इसके बारे में कहा जाता है कि भारत का सबसे बड़ा एकीकृत, संगठित व अहिंसात्मक तरीके से चलने वाला आंदोलन कौन सा हुआ? बिजोलिया किसान आंदोलन। अच्छा, यहाँ कितने प्रकार के लाग बाग कर थे? तो यहाँ 84 प्रकार के कर, लाग बाग, लाटा कुटा जिसे कहा जाता है वो थे। ठीक है, ये जो यहाँ देखिए, जैसे 1903 में एक वो था, कौन था? कृष्ण सिंह था। इसने कौन सा कर लगा दिया था? चौरी कर लगा दिया था। चौरी कर का क्या मतलब हुआ? चौरी को मतलब ब्याह हुआ, जब चौरी मांडे आग्रह फेरा लिया ना, तो मतलब यदि कोई लड़की की शादी करना चाह रहे हैं, कोई लड़कियों को ब्याह करना चाह रहा है, तो बी को भी कर देना पड़े। मतलब ब्याह मांड दियो तो भी कर राजा ने देना पड़े। कितना रुपया? 5 रुपया। मतलब छोरी था कि, है ना, ब्याह कर रहा है आगलो, है ना, लेकिन फिर भी 5 रुपया भी टाइम, 5 रुपया बहुत होता है ना। ठीक है, तो 5 रुपये कर देना होता।
यहाँ फिर आया 1906, 3 साल बाद 1906 में एक और आया पृथ्वी सिंह, है ना। पृथ्वी सिंह ने क्या किया, जब नया राजा बने तो नया राजा के कमर पे तलवार बांधी जाएगी, तो उसने तलवार बंधाई कर चालू कर दिया। ऐसे करके 84 प्रकार के कर यहाँ चलते थे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। राजस्थान की पहली विधानसभा का समय बताइए। मतलब पहली विधानसभा थी, इसका कार्यकाल पूछा है 1952 से 57, 51 से 56, सी ऑप्शन है 54 से 59, डी ऑप्शन है 53 से 58। तो राजस्थान में पहली विधानसभा का जो कार्यकाल था, वो जो समय था वो कितना था, 1952 से 57 तक था। अच्छा, यहाँ देखिए पहली जो विधानसभा थी ना, इसमें एक सवाल और याद रखना कि पहली विधानसभा में 160 निर्वाचित सदस्य थे। कितने थे, 160 निर्वाचित सदस्य थे, जिनमें दो क्या थी, दो महिला थी। ठीक है, तो पहले अभी वर्तमान में कितने सदस्य हैं, अभी वर्तमान में है 200 सदस्य। अभी वर्तमान में कुल 200 निर्वाचित सदस्य हैं राजस्थान की विधानसभा में, जिसमें से 24 महिलाएं हैं। उसी प्रकार कह सकते हैं कि जो पहली विधानसभा थी 1952 से 57, उसमें 160 निर्वाचित सदस्य थे कुल, जिनमें 2 महिलाएं थी। ठीक है, तो देखिए आज की अपनी क्विज जो है यहीं पर समाप्त होती है। आपके अपने स्टडी कोप यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और देखिए अब तक मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि यदि किसी भाई ने अब तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपके पास क्लास का आ सके। वीडियोज़ को लाइक करना न भूलें और वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जितनी भी PDF आपको मिलती है उसको अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा आगे से आगे अपने ग्रुप से, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में सेंड करते रहिएगा। ठीक है, तो दोस्तों अभी के लिए आपको थैंक यू, सभी को नमस्कार, गुड नाइट।